नमस्कार। सुहाना सफर विद कल्पना में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बुढ़ापे का दर्द। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी सुनाने का अंदाज कैसा लगा। तो चलिए बुढ़ापे का दर्द शुरू करते हैं। सायकालीन सैर से वापस आकर गोपाल राम ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ममता ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे? हाँ, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, गोपाल राम ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी। उन्होंने मन में सोचा, वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और ममता की ओर मुखातिब होकर बोले, बेटा ऐसा करना, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूंगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं, अगर आप। ममता ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर गोपाल राम समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी ममता ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद को संभालने से कम नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें तकलीफ होगी, आपकी बला से कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताजा ताजा। अब 2 बनाओ और 10 काम उतना ही फैलाओ। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो, इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई। गोपाल राम के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली। हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं किया जा सकता है जहां कोई सुनने वाला हो। आजकल गोपाल राम का गुस्सा कौन ही सुनेगा। जितनी तेजी से आता था उतनी ही तेजी से उनका गुस्सा छू मंतर भी हो जाता था। पर शांत होते गुस्से के साथ मीरा की याद तेज हो आई और चिपक गई गलबाहियां डालकर। याद नहीं मीरा के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीजें और धर देती थी। मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा। तुम्हें बेकार परेशानी होगी मेरी वजह से, जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। ममता को तो मानो मांगी मुराद मिल गई हो। अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है ममता, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। गोपाल राम ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेयस्कर होता है। और अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी। कहते हुए ममता रसोई में चले गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए गोपाल राम ने लंबी निश्वास छोड़ी। वाह रे जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी अभी मैंने बेटों के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है कहकर बेटे की इस तरह से पेशकश वे कई कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर 1 प्याली चाय और 2 ताजा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी, जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं। गोपाल राम ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत मीरा मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम भी हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए।
अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वो हाथों को नचा कर बोली तो गोपाल राम हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछकर तो नहीं आती। कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन। मीरा की अधूरी बात का अर्थ और दोनों बखूबी से समझते थे। पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते। जब से मीरा गई है, गोपाल राम का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहता है। गोपाल राम की आंखों से आंसू छलककर गालों पर लुढ़क आए, मानो मीरा ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक मीरा थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने नहीं किया, और अगर कोई किया भी हो तो उन्हें याद ही नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और जरूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूं मीरा के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची का तो नाम मात्र भी नहीं था। न ज्यादा महंगे कपड़ों का और गहनों का शौक, न ही कहीं किटी पार्टी, न ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, न होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों की कुछ खुशी में खुश होती वह सुदृढ़ गृहिणी गोपाल राम के किसी पुण्य का फल रही थी। ये गोपाल राम भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी मीरा की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में ही उसकी बाड़ों को जकड़ लेते। ऐसे न जाने कितनी बातें जो वो करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू मीरा जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोजमर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारियों का बोझ, तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक नाम दे, पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक मीरा के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सोचते, काश कभी तो मीरा को पास बिठाकर, हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता। कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती। कभी शाम को आते हुए खुशबू से लैबरेज वेड़ी ले आते, कभी तो कोई सरप्राइज दे देते। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए वो। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए मीरा ने कई बार कहा, पर उसकी ये इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वे इसे भी पूरा नहीं कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब मीरा की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। जब उसकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन शुरू हो चुका था, पर शर्मीले गोपाल राम ने सुख भी मीरा को नहीं दे पाए। कभी कभी शुरुआती दिनों में मीरा हनीमून पर जाने के लिए बोलती और ना ले जाने पर ताना भी मारती, पर वो हंसकर कहते, जब भी हनीमून घूमने जाएंगे तो हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है क्या? घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है? बस जिम्मेदारियों से जरा राहत मिले तो चले। पर ना 9 मन तेल हुआ और ना ही राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए कहाँ ही छुट्टी मिलती है। उन्होंने देखा मून और गोलू दोनों ट्यूशन से घर लौट आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए गोपाल राम के कंधों पर। दादू चलो चलो नीचे चलते, दादू दादू। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वे बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। गोपाल राम कुछ कहते कहते इससे पहले बहू की आवाज आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है।
पापा आते ही होंगे बेटा, दादू को छोड़ो बेटा। चलो पहले कुछ खा पी लो, फिर पाची के लिए तैयार होना है। चलो चलो लेट्स गो। चलो तो मैं नहला देती हूँ। चलो बेटा छोड़ो दादू को, दादू के पास रहना है मम्मा। ओफो बेटा, शाम को आएंगे ना, दादू तो यहीं रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? पापा जी आप भी उन्हें उतार दीजिए गोद से, बहुत शरारती हो गए हैं, फिर मेरा दिमाग खराब करेंगे। अनुशंसित बच्चों की गलबाहियां ढीली पड़ गई और वो माँ के पास दौड़ गए। मून 8 साल की थी तो गोलू 10 साल का। बस इनकी संगत में गोपाल राम सारी व्यथा भूल जाते हैं। निश्चल निष्कपट इनके मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती हैं। जब भी इनके साथ होते हैं, दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते हैं वे। बच्चों की दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर एक कदम सच्ची। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस बच्चों को जी भर निहार लो, इनकी मासूमियत को आंखों में भर लो, उनके साथ बच्चे बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियां छू मंतर। सोचते हुए गोपाल राम बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। मीरा मन में फिर उपस्थित थी। अरे मफलर, शॉल कुछ तो लपेट लो, बदन पर आपको ठंड लग जाएगी, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। गोपाल राम हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वही कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखा पवन भी आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वे घूट घूट पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बकायदा निगल रहे थे। न अदरक न इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी था। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर, मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुंह का जायका फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। चाय सुड़क कर वो रसोई के कप रखने गए। देखा बहू और बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय री किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत का न रखना, न जीते बनता है न मरते। वो अपनी राम राय लिखने वाला पुस्तक उठकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए। हवा में ठंडक अब और बढ़ गई थी। सब पंछी अपने अपने नीड़ की ओर लौट रहे थे। शांत आसमान में बादलों के सफेद टुकड़े इस तरह फैले हुए थे मानो सफेद परियां अपने पंखों को फैलाते हुए नृत्य कर रही हो। अस्ताचल की ओर लौट जाता हुआ सूरज आसमान में अपनी अरुणिमा बिखेरते हुए धरती से कल फिर आने का वादा करता हुआ मुस्कुरा रहा था। यह सब देखने और महसूस करने के क्रम में उनकी नजर बालकनी की मुंडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी तो लगा झरझर झरते तुलसी के मुस्कुराइए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत सीधे सीधे गोपाल राम से कर रहे थे। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट बाद ही उन्हें लगा कि तुलसी का मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी स्मित उभर आया था। उन्होंने मन ही मन रोज तुलसी की सार संसार भरने की और पानी पिलाने का संकल्प लिया तो एक आत्म संतुष्टि से भर उठे वे। उन्हें याद आया कि मीरा रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के बारे पर दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक ना भगवान के आगे जलता है न तुलसी जी की परंपरा के साथ किसी के भी आगे दिया नहीं जलता। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं हैं जो मीरा के साथ इस घर से विदा हो गई। बेचारी बहू ममता भी क्या क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किटी पार्टी, रिश्तेदार, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा, ताजा फल सब्जियां गोपाल राम ले आते थे। शाम को गोलू और मून को पढ़ा भी देते। पर उससे क्या होता है, मीरा अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी।
तुमने तो धोखा दे दिया मुझे। साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चले गई। न देखभाल का अवसर दिया, न सेवा का। बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे कोई जाता है? गोपाल राम की आंखों में नमी आ गई। बाबूजी, कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी, चलिए भीतर। बेटे ने कहा तो वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता, पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी, बच्चों की पार्टी में क्या करना है मुझे। अब तो हरि भजन में मन लगाने का समय आ चुका है बावरे। गोपाल राम मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है, शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना जरूरी है। सांस भी अब जरा सा चलने से फूल जाती है और उखड़ने लगती है। और ये सब कहता है बुढ़ापे में तो होता ही है, ज्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चू वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पार्टी में जाने के लिए समय ही समय। साहबजादे के पास, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे। दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्हें हामी में सर हिला लिया। गोपाल राम हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अभी खाना खाने का भी मन नहीं था, सो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला विपिन बता रहा था आज पूरा देश युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अटे पड़े हैं। ग्रीटिंग बुके, गिफ्ट आइटम भी सभी जोरदार की बिक्री पर हैं। अपने सभी पार्टनर अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने में लगे हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस डिस्को का आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शराब और शबाब इसी जश्न में भागीदारी निभाने में लगे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिपोर्टिंग के साथ, इसके बाद ही नमस्कार। अच्छा, तो ये बात है, बेटा बहू सब वैलेंटाइन हमारे डे मनाने गए हैं। प्रेम होता है पर पूरी उम्र निकल जाती थी इज़हार मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए गोपाल राम ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो वसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिल्कुल सादगी से। पीले फूलों से, पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली, बस। प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़, पुल और खेत। फिल्मों तक में 2 फूल का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक संप्रेषित कर दी जाती थी। आज की तरह ना तो कोई पार्टी थी, ना महंगे गिफ्ट, ना ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। न शादी टूटने का रिस्क, न ही प्रेमिका के मिलने पर कोई एसिड अटैक, न ही नाखुशखुदगी, न खुदकुशी की कोई वारदात। वे उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने मीरा की मुस्कुराती हुई फोटो सची थी। वे उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था मीरा से, जीवन भर किया, जी जान से किया। बस कभी उसे जता नहीं पाए, कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, न कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, न सालगिरह पर दोस्तों की पार्टी की। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े पहन लेते
और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते गोपाल राम कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग खरीद रहे थे। पता नहीं आजकल उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां ली, छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। शीत हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में झुरझुरी सी हुई, पर बिना परवाह किए वे पैदल आगे बढ़ने लगे। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए गोपाल राम ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूल वाले बगीचे के बीच अटक का पौधा। इन सब से बेखबर राम गोपाल का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार मीरा को याद करते, आंसू पोंछते वो नुक्कड़ तक जा पहुंचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी, जबकि जेब होटल, क्लब का खर्चा नहीं उठा सकते। वे यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बलून वाली लड़की ने पुकारा, दादा बलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े ही बचे हैं। राम गोपाल ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे मीरा को भी खूब पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती। और अभी वो बलून खरीद कर क्या करे? बलून बेचने वाली की आंखों में सच्चाई और मासूमियत उनका ध्यान खींच रही थी। मीरा जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपए की रेजगारी जरूर निकलती थी, जो जरूरतमंदों में बांट देती। कभी वो टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं, देने वालों की कतार में रखा है, और 1-2 रुपए के बदले आपको लाखों की दुआएं मिलती है। फिर इतना सा बचाकर हम कोई क्यों महल खड़ा कर लेंगे क्या? गोपाल राम ने उस लड़की को पूरे 200 रुपए दिए और सारे बलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उसको देखते हुए बलून देकर चली गई। जाते जाते 3-4 बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखती रही। गोपाल राम हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बलून निहार रहे थे। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, आंसू उन्होंने पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, मीरा, आई लव यू। आई उनकी सांस तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक उन्हें कुछ समझते, उन्हें थामते, वो लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई। वे धम्म से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अस्फुट शब्द निकले, आई लव यू मीरा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी। उन सब से बेखबर गोपाल राम मोह माया की इस दुनिया से प्रयाण कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी मीरा के पास जाकर उसे आई लव यू कहने की। और यहीं ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी इतनी ज्यादा मन लुभावनी होगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे कहानी सुनाने के अंदाज के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद।